नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। देश के 5 राज्यों में आज से SIR की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, झारखंड और कर्नाटक में SIR। 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। असम के 7 जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर। 45,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। केंद्र और राज्य सरकार ने तेज किया राहत अभियान। शिवराज सिंह चौहान गुवाहाटी में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास तटरक्षक बल का रेस्क्यू ऑपरेशन। लहरों में फंसी नाव से 6 मछुआरों को सुरक्षित निकाला। सूरतकल तट से 33 नॉटिकल मील दूर फंसे थे मछुआरे। अमेरिका ईरान के बीच दोहा वार्ता पर संकट के बादल। ट्रंप ने वार्ता का किया दावा तो ईरान ने किया इनकार। कहा, दोहा में हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। वेनेजुएला में भूकंप से अब तक 1,450 लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा लापता। सोमवार को भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप प्रभावित इलाकों में भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद जारी। और अब देखते हैं विस्तार से समाचार। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने, जिसकी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है, सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। समिति विवाह, तलाक और गोद लेने सहित 9 विषयों का अध्ययन कर 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून के दायरे से आदिवासी, कुर्मी और अन्य प्राचीन जनजातियों को बाहर रखा जाएगा। आगामी 2 तारीखे कैबिनेटे এই বিলের খসড়া অনুমোদনের জন্য আনতে চলেছি। আমরা এই বিলে सोर्स बेस एंड रीडिंग अप्रोच गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, द यूनिफॉर्म सिविल कोड आसाम 2026, द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 एके बेस करे আমরা यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल আনতে চলেছি, যেখানে এই রাজ্যে একটা আইন চলবে, ধর্মের ভিত্তিতে দুটো বিল চলবে না। तो बंगाल में जल्द ही UCC लागू हो जाएगा। इसकी तैयारियां कर दी गई हैं। उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा भी की है CM शुभेंदु अधिकारी ने। विधानसभा में इसकी घोषणा उन्होंने की और पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की सिफारिशों के बाद विधेयक आएगा। इसमें आदिवासी और कुर्मी समुदाय कानून से बाहर रहेंगे। इसके अलावा जो प्राचीन जनजातियां हैं उन्हें भी छूट दी जाएगी। अगली कैबिनेट की बैठक में मसौदा आएगा और राज्य में एक ही कानून लागू होगा। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं चलेंगे, ऐसा कहा वहाँ पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने। तो इसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं और इसमें जो है एक समिति भी गठित कर दी गई है और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। समान कानून और समान अधिकार को लेकर पश्चिम बंगाल में UCC को लेकर विपक्ष सियासत कर रहा है। CPIM नेता वृंदा करात ने शुभेंदु सरकार पर एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा कि UCC किसी के खिलाफ नहीं है। UCC जो बंगाल में ला रहे हैं, अगर वो उत्तराखंड या असम या जो बाकी BJP रूल स्टेट से उनके जैसे, उसमें महिलाओं का कोई फायदा है नहीं। वे आप UCC महिलाओं के नाम ला रहे हैं। जहां तक 3 तलाक का सवाल है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसको गैर कानूनी बता दिया। आप केवल एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए आप UCC ला रहे हैं महिलाओं के नाम। कौन सी महिला का इसमें फायदा हो रहा है, बताइए।
कौन सा आधार है जो महिलाओं का कोई फायदा हो रहा है? ये केवल सिलेक्टिव, इसमें कोई महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने का जो कोई काम है वो नहीं है, तो हम इसका समर्थन कतई नहीं कर सकते। हम भारत के लोग सब भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन के रूप में जाने जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जितनी भी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं उनमें हस्तक नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, क्योंकि सब ने अध्ययन किया है। केवल मुसलमानों को अलग से भड़काना, जो राजनीति में कुछ लोग ये कर रहे हैं, उसकी समस्या है। और धीरे धीरे संवाद से मुसलमान को ये ध्यान में आ रहा है कि वोट बैंक की राजनीति में उनको देश से अलग करने का, काटने का कोशिश की जा रही है। तो यूसीसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष ने इसको लेकर निशाना साधा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि विपक्ष जो है वो सियासत कर रहा है इस पूरे मुद्दे पर। सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो आपसे इसकी तैयारियों के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से इसकी तैयारी जो है वो पूरी की गई है मसौदे से लेकर इसके अंतिम परिणाम आने तक, और इसके साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ जो समुदाय हैं उनको इससे अलग रखा गया है, तो क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में और किस तरह से विस्तृत रूप से अब इसे लागू करने की तैयारी हो चुकी है? देखिए रमा जी, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं रंजना देसाई, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठन किया गया है जिसमें रिटायर्ड आईपीएस भी हैं और बहुत लीगल एक्सपर्ट हैं, दफ्तर के जो सचिव है, ऐसे एक कमेटी बनाया गया है। और इस कमेटी सरकार को सुझाव देगी कि किस तरह से बंगाल में ये यूसीसी लागू हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने असेंबली के अंदर जो बात कही है कि उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि गुजरात, असम और उत्तराखंड में जो कानून लागू हुआ है यूसीसी, उसी को फॉलो कर बंगाल में भी ये लागू किया जाएगा। लेकिन जो आदिवासी जनजाति है उनको इस कानून के दायरे में वो नहीं रहेंगे। उनका जो संविधान स्वीकृत जो उनका जो अपना जो नियम है वो उसकी सुविधाएं लाभ उठाएंगे, लेकिन बाकी जो है वो सारे इसी कानून के तहत आएंगे। और साथ ही साथ 9 विषय पर ये चर्चा हो गई, जिसमें मैरिज है, जो प्रॉपर्टीज के जो राइट्स है फैमिली के जरिए, उनके विषय को लेकर ऐसे 9 विषय के ऊपर ये कमेटी अपना सुझाव देगा और कैबिनेट में इसका ड्राफ्ट बिल पेश किया जाएगा। जल्द ही कैबिनेट में इसका ड्राफ्ट बिल पेश किया जाएगा और अगस्त तक जो टाइम फ्रेम बनाया गया है कि कमेटी को 4 हफ्ते के समय दिया गया है और अगस्त तक ये जो बिल है ये अगस्त तक ये ड्राफ्ट इसका तैयार हो जाएगा और फिर इसको विधानसभा में टेबल किया जाएगा, ऐसा कहना है। विपक्ष का कहना है कि यूसीसी से किसी का लाभ नहीं होगा, असल में एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। लेकिन भाजपा का यह कहना है कि किसी को भी टारगेट करने की कोई बात नहीं है। एक देश एक कानून होगा, एक जब जो सबके लिए लागू होता है वो हर समुदाय के लिए भी लागू होगा। और भाजपा का यह कहना है कि ऐसा नहीं है कि भाजपा का ये आज का कहना है, भाजपा का ये जो नीति है ये बहुत दिनों से भाजपा यही बात कहती आई है। जैसे समीक भट्टाचार्य राज्य सभापति, उनका कहना है कि जब उनके 202 सांसद थे तब भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और आज भी वो मुद्दा उठाया रहा। आज जब बंगाल में 75 साल की अपेक्षा के बाद बंगाल में भाजपा की सरकार आई है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक विधान एक निशान की बात करते थे, उसी के चलते उनकी जो भूमि है उस भूमि में भी यूसीसी लागू होगा। ऐसा ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है, सरकार का कहना है, भाजपा की जो नेता है उनका भी कहना है। सभी के लिए एक अधिकार, एक समान कानून, विपक्ष की आपत्ति के पीछे वजह क्या है? देखिए, विपक्ष का जो कहने का मतलब है, उनका जो कहना है कि वो ड्राफ्ट बिल देखेंगे, फिर देखकर इसके बारे में पूरी तरह से टिप्पणी करेंगे। अभी वो भी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट कर बंगाल में भाजपा सरकार जो आई है, बंगाल में भाजपा सरकार एक विशेष समुदाय को टारगेट कर काम कर रही है।
यही विपक्ष का मुद्दा है। लेकिन लेकिन इसके बारे में वो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने देखा नहीं है, देखने से पहले ही किस तरह से वो इस तरह की टिप्पणी या इस तरह का आरोप लगा सकते हैं? या तो वो ये कहें कि उन्होंने देखा है, या फिर देखने के बाद टिप्पणी करें। देखने से पहले ही अगर वो कह रहे हैं कि किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो इसके पीछे किस तरह की सियासत नजर आ रही है? देखिए, जो यहाँ पर है ये जो विपक्ष के जो खेमा है, विपक्ष के खेमा, आप सही बोल रही हैं कि ड्राफ्ट बिल अभी तक सामने नहीं आया, पूरे पॉइंट सामने नहीं आया, लेकिन अभी से इसको लेकर चर्चा हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जैसे ये उनका मानना है, वो बीजेपी के जो विरोध है, वो बीजेपी का विरोध ही इस पॉइंट से शुरू करते हैं, इस लॉजिक से शुरू करते हैं कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ है ये पार्टी। लेकिन कल अगर आप देखें, मैं अगर यूसीसी से थोड़ा हट जाऊं, अगर एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल देखूं, तो उस एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल को जब पारित किया गया विधानसभा में, तब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आपने यहाँ पर बकरीद मनाया, आपने यहाँ पर मोहर्रम मनाया, क्या आपको बकरीद और मोहर्रम मनाने में कोई दिक्कत हुआ? परमिशन की कोई दिक्कत हुआ? आप कानून मान कर चलिए, शासन मान कर चलिए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के चलते यूसीसी के लिए भी ये लागू होता है कि आप जिस देश में रहते हो, उस देश में अगर एक समुदाय को एक कानून शादी के लिए, दूसरे समुदाय को शादी के लिए दूसरा कानून, ऐसा क्यों? तो इसी को चलते वो कह रहे हैं कि जो यूसीसी है, वो यूसीसी यहाँ पर लागू किया जाएगा। और आगे चल के विपक्ष का जो कहना है, विपक्ष हर चीज में, हर कदम में, आप चाहे यूसीसी ले ले, चाहे एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल ले ले, उस बिल को लेकर विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष का कहना है कि इस बिल को लाया गया है कि आखिर पॉलिटिकली जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, उनके ऊपर शासक अपना इस बिल को सामने रखकर उनको तोड़ने की काम करेगा, उनको अरेस्ट करने की काम करेगा। अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उस प्रोटेस्ट को रोकने की काम करेगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन सदन में खड़े होकर खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये एश्योरेंस दिया है कि कोई पॉलिटिकल वेंजेंस इस बिल के जरिए नहीं होगा। लेकिन वक्त के दौरान जो हुआ था, जिस तरीके से तोड़फोड़ हुआ था, सीए के दौरान जिस तरीके से तोड़फोड़ हुआ था, शेख शाहजहां, शौकत मोल्ला, जहांगीर खान जिस तरीके से काम करते हैं, अगर जहांगीर खान को अरेस्ट किया जाता है तो उनके समुदाय के लोग, उनके जो सपोर्टर्स है, समुदाय कहना गलत होगा, उनके जो सपोर्टर्स है वो रास्ते पर उतर आते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं। आप अगर देखें कि बेलडांगा की एक इंसिडेंट है जो इलेक्शन के वक्त हुआ था, कि झारखंड में एक माइग्रेंट्स लेबर की मौत हो गई थी, अननेचुरल डेथ हो गया था, और उस अननेचुरल डेथ को लेकर नेशनल हाईवे 12 को घंटों तक रोका गया था। तो ये जो सारी बातें हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज जो डैमेज होते हैं, इसको लेकर कि वो कहीं ना कहीं जाके ये कॉन्सेप्शन तैयार हुआ था ममता बनर्जी के शासनकाल में कि आप कुछ भी करो, आप पुलिस की जीप जलाओ, आप पुलिस को मारो, पुलिस टेबल के अंदर छुपेगा, और अगर आपका प्रोटेस्ट के नाम पर आप पब्लिक प्रॉपर्टीज तोड़फोड़ करेंगे, नष्ट करेंगे, तहस-नहस करेंगे, आप तहस-नहस करेंगे, आप रेलवे के ट्रैक के ऊपर सवार हो जाओगे, पत्थरबाजी करोगे, पथराव करोगे, और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई एक नेता आएगा और वो आके कहेगा कि शुक्रवार को, जुम्मेवार को तो वो ऐसा करते हैं, क्या किया जाए? ये क्या किया जाए वाला जो स्थिति है, उस स्थिति से निकालने की काम कर रही है भाजपा, बंगाल की भाजपा की सरकार। तो एक तरफ यूसीसी जो है, वो भी कानून की जो शासन यहाँ पर कायम करने की जो मैंडेट भाजपा की सरकार को मिला है, उसी के चलते यूसीसी भी लागू हो रहा है, उसी के चलते एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट भी लागू हो रहा है, जिसका नारा ही, जिसका स्लोगन ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिया है कि गुंडा मुक्त बंगाल। रमन, बिल्कुल, आप सौरभ नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने 30 जून से एसआईआर तीसरे चरण के तहत कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। 12 मई तक इन 5 राज्यों में कुल 19,78,94,740 मतदाता यहाँ पर हैं, और इस संबंध में मतदाता सूची 5 अगस्त को जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 महीने का समय जो है वो 4 सितंबर तक होगा। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बीएलओ आपको एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 कॉपियां देंगे। इसमें एक बीएलओ के पास रहेगी जबकि दूसरी बतौर रिसीविंग आपके अपने पास रखेंगे। इस फॉर्म के साथ कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज जमा नहीं करना है। घर पर नहीं मिले तो बीएलओ 3 बार आपके घर पर फॉर्म लेने आएंगे। यदि सर्वे के दौरान आपका घर बंद मिलता है तो बीएलओ फॉर्म को घर में डाल देंगे। फॉर्म कलेक्ट करने के लिए कम से कम 3 बार आपके आवास पर बीएलओ जाएंगे। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। 5 अगस्त को 5 राज्यों में पहली वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। कोई भी मतदाता 5 अगस्त से 4 सितंबर तक अपना नाम जोड़ने और सुधार कर सकने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो सकता है। चुनाव आयोग 5 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच नोटिस और शिकायतों की जांच करेगा। 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। तो 5 अगस्त को पहली वोटर लिस्ट जारी होगी। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक जो नाम है वो जुड़वाए जा सकते हैं। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया आज यानी 30 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर की ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक जारी रहेगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में ना रह जाए। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेट और प्रामाणिक बनाना है। 12 मई तक दिल्ली में 1,48,23,234 पंजीकृत मतदाता हैं और राजधानी के 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए 13,026 बीएलओ और राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त 28,881 बीएलए घर घर जाकर सर्वे करेंगे। हाल ही में चले अतिक्रमण विरोधी अभियान के कारण जिनके घर टूटे हैं वे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे बेघरों और विस्थापितों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष व्यवस्था की जाएगी। और इसके बाद कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की शुरुआत 30 जून से हो चुकी है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेट और प्रामाणिक बनाना है। चुनाव आयोग ने बताया है कि ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। चुनाव आयोग के अनुसार 12 मई तक कर्नाटक में मतदाताओं की कुल संख्या 5,55,74,064 है। चुनाव आयोग की तरफ से सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वो बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ को पूरी तरह से सहयोग करें जिससे कि सबकी भागीदारी वाली पारदर्शी और नागरिकों पर केंद्रित मतदाता सूची तैयार की जा सके। इसके लिए 59,050 बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ 1 महीने तक घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे ताकि ये पक्का किया जा सके कि राज्य की वोटर लिस्ट सही है, पूरी है और अप टू डेट है। राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त बीएलए की संख्या यहाँ पर 25,284 है। इसके साथ ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 30 जून से हो गई है और 29 जुलाई तक ये जारी रहेगी। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेट और प्रामाणिक बनाना है। 12 मई तक महाराष्ट्र में मतदाताओं की कुल संख्या 9,86,64,413 है। एसआईआर के तहत 288 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची दुरुस्त करने के लिए 97,924 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त बीएलए की संख्या 96,949 है। तो ये महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। और आगे अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में भी प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के मकसद से आज से एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है और 29 जुलाई तक ये चलेगी। 12 मई तक झारखंड में मतदाताओं की कुल संख्या 2,64,89,777 है। 81 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची दुरुस्त करने के लिए 29,571 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त बीएलए की संख्या यहाँ पर 21,664 है। तो हम तमाम उन राज्यों की बात बता रहे हैं जहां पर एसआईआर जो है वो प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का आरंभ हो गया है जो कि 29 जुलाई तक जारी रहने वाला है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों की तरह ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में ना रह जाए। 12 मई तक मेघालय में मतदाताओं की कुल संख्या की बात करें तो 23,43,252 है। 60 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची दुरुस्त करने के लिए 3,551 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं।
तो तमाम राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और मकसद ये है कि जो पात्र मतदाता हैं वो रहें और जो अपात्र मतदाता हैं उन्हें हटाया जाए, जिससे कि एक पारदर्शिता बनी रहे और मतदाता सूची जो है वो अप टू डेट रहे। ज्योति हमारे साथ बेंगलुरु से इस वक्त जुड़ रही हैं। ज्योति, किस तरह से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ वहाँ पर जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं और किस तरह से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है इस पूरी प्रक्रिया में? रमा जी, कर्नाटका में फाइनली अभी जून 30 से जुलाई 29 तक ये एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी। आज से शुरू हुआ है, तो इसमें 5 करोड़ से भी ज्यादा जो मतदार है वो इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। और उनके साथ साथ यहाँ पे जो बीएलओ ऑफिसर्स है वो 59,000 से ज्यादा बीएलओ ऑफिसर्स को यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर चुके हैं। और उसके साथ साथ 31 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और 4 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और 200 से भी ज्यादा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और 300 से ज्यादा असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 7,000 से ज्यादा बीएलओ सुपरवाइजर्स और 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स इसमें भाग लेंगे। तो ये जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है वो घर घर जाएंगे, एनुमरेशन फॉर्म देंगे और एनुमरेशन फॉर्म में 2-2 सेट होता है, उसमें वहां पे फिल करना है जो वोटर्स को। तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस से भी यहाँ पे अनबू कुमार जी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने ये भी क्लैरिटी दी है जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं कोई एविडेंस मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स या आधार कार्ड, पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। जो 2 सेट ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म पेपर है उसको फिल करना चाहिए। और उसके साथ साथ 3 बार इलेक्टोरल ऑफिसर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स घर में जाएंगे और वहां से उनके वोटर्स से इंफॉर्मेशन मांगेंगे। और इसके साथ साथ ऑनलाइन के थ्रू से भी यहाँ पे जो वोटर्स है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं थ्रू वोटर सर्विस पोर्टल ECI NET से, उस तरीके से भी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एसआर की प्रक्रिया है, जैसे आप जानते हैं कर्नाटका में इससे पहले बहुत प्रक्रिया और प्रतिरोध व्यक्त हुआ था। जब सिद्धरामैया सीएम थे उस वक्त प्रतिरोध व्यक्त हुआ था, लेकिन आज जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार जी है खुद उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को चालना दी है। उनके घर में बूथ लेवल ऑफिसर्स वहां पे जाकर वहां पे उन्होंने भी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। और जो कर्नाटका की लोगों को उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रक्रिया है एसआईआर की प्रक्रिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में सब लोगों को 5 करोड़ लोग जो मतदार है सबको इसमें हिस्सा लेना होगा। ये जो मैंडेटरी है, अगर कोई भी हिस्सा नहीं लेते, जैसे दूसरे राज्य में जैसे हो रहा है, वेस्ट बंगाल से लेकर कुछ राज्यों में हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो या कर्नाटका राज्य सरकार की स्कीम हो, आपको लागू नहीं होगा। हालांकि डायरेक्टली मतलब अभी वो प्रक्रिया चालू नहीं होगा, लेकिन अभी आप जो वोट देते हैं आपका राइट है, तो इसलिए जो एसआईआर की प्रक्रिया में आपको सबको शामिल होना चाहिए। तो इसके लिए जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है और हेल्प डेस्क भी वहां पे कर्नाटका में यहाँ पे स्थित हुआ है और जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लोगों को दिया जा रहा है। तो एसआईआर प्रक्रिया जो है, जैसे आपने कहा, पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए भी कर्नाटका में जारी है। जो ये प्रक्रिया अगर एसआईआर लागू होगा तो इस प्रक्रिया से जो कर्नाटका सरकार जो गारंटी स्कीम्स दे रहे हैं, तो एसआईआर प्रक्रिया से ये एक बेनिफिट होगा कि जो कर्नाटका की जो वोटर्स नहीं है उनको जो 5 गारंटी नहीं मिलेंगी। तो कर्नाटका सरकार भी इस तरह के अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर्स को, कर्नाटका इलेक्शन कमीशन को भी पूरी तरह का तरीके से अभी सपोर्ट दे रहे। पहले कर्नाटका सरकार सिद्धरामैया जब सीएम थे, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ साथ सभी लोग इस एसआईआर प्रक्रिया को विरोध किए थे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो वोटर्स है, मतलब लाखों से ज्यादा वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है, इसलिए वो उनका जो एक भय था, वो डर था, वो माहौल था। लेकिन वैसा नहीं है, जैसे केंद्र सरकार पहले दिन से ज्योति, इस विश्वास की एक बड़ी वजह ये भी है कि क्योंकि आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी समय दिया गया है कि अगर किसी को किसी तरह की आपत्ति है या किसी भी तरह का अगर किसी को चिंता है तो वो अपना दर्ज करा सकता है। तो ये अपने आप में इसकी जो ट्रांसपेरेंसी हम कह रहे हैं या इसका जो सही तरीके से अपडेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोविजन जो है ये केंद्र की तरफ से किया गया है। तो इसमें भी एक बड़ा विश्वास जो है लोगों में हो, चाहे राज्य सरकार हो, उसमें कायम किया है। यस, डेफिनेटली। जैसे आपने कहा, जो 4 सितंबर तक वो क्लेम कर सकते हैं ऑब्जेक्शन जो है फॉर्म में, एन्यूमरेशन फॉर्म में है, और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स जो है अक्टूबर 7 में पब्लिश होगा। जो कर्नाटका सरकार ये बहुत मतलब जो वोटर्स को अपील किए हैं, DK शिवकुमार जो मतदार है, अभी 18 साल हुए हैं,
वो भी उसे जो कोई भी फॉर्म देंगे, उनका जो वोटर आईडी देंगे, तो उसके हिसाब से उन्हें भी फॉर्म फिल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और फैमिली में अगर कोई नहीं, ये जो फैमिली हेड ऑफ द फैमिली हो, दो कुटुंब में कोई भी हो सकता है, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो कर्नाटका सरकार भी अभी तक, मतलब पहले जो एक विरोध व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन का, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का जो भी नॉर्म्स है वो फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर जो कुछ भी, हालांकि जो ऑनलाइन फॉर्म है, शायद पोर्टल बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है, तो इससे डीके शिव कुमार जी, मुख्यमंत्री जी ने अपील कर चुके हैं, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिल नहीं कर पाया हूँ, अगर ऑनलाइन पोर्टल से आप फिल नहीं कर सकते, 3 बार आपको चांसेस है, तो आप फिल कर लीजिए। जो कुछ भी फॉर्म्स है, जो कुछ भी नॉर्म्स है या रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सब आपको फॉलो करना होगा। और कर्नाटका की जो कंदाई डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वो भी इनमें से हेल्प कर रहे हैं। हेल्प डेस्क के थ्रू 7,000 से भी ज्यादा असिस्टेंस सेंटर है। और उसके साथ साथ परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देंगे। जो अपात्र नहीं है, जो पात्र है, जो कैंडिडेट है, उनको भी कर्नाटका सरकार वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने में कर्नाटका सरकार अभी उसमें एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम एसआईआर प्रक्रिया में देखें, तो पहले जो विरोधाभास व्यक्त हुआ था कर्नाटका सरकार के थ्रू, अभी नहीं है। खुद मुख्यमंत्री, इसे सरल भी बनाया गया है, अप्रोचेबल भी बनाया गया है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बीएलओज हैं, वो भी 3 बार आपके यहाँ जाएंगे। इसके साथ जो बीएलए हैं, उनकी भूमिका क्या रहने वाली है? वो भी बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनकी भी अलग अलग संख्याएं दी जा रही हैं। हाँ, 59,000 से ज्यादा अभी बीएलओ ऑफिसर्स है, बूथ लेवल ऑफिसर्स। उसके साथ साथ जो राजनीतिक पार्टी से भी लाखों से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स है। तो वो एक बार इलेक्टोरल फॉर्म्स फिलअप होने के बाद उनका प्रक्रिया होता है कि डिजिटलाइजेशन करने का, अपलोड करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन है, जो इलेक्टोरल्स की, वोटर्स की इंफॉर्मेशन, वो भी कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो डिजिटल फॉर्म में जाकर वहां पे भर्ती करते हैं। और जैसे मैंने कहा, 3 बार उन्हें भी वो ऑप्शन रहता है वहां पे जाकर, और जिस घर की प्रक्रिया होती है, एसआईआर की प्रक्रिया होती है, उस घर की दरवाजे पे वायोलेट स्टिकर, मतलब उन्हें भी पता चलना चाहिए ना, ये एसआईआर प्रक्रिया में ये भाग ले चुके हैं, तो कंप्लीट होने के बाद वहां पे वायोलेट स्टिकर वो लगाते हैं। उसके साथ साथ जो प्रक्रिया में भाग नहीं लिए हैं, उनको वहां पे उस दरवाजे को रेड राउंड स्टिकर वहां पे लगाते हैं। एक सही सूची जो है वो अपडेट हो, और जो पात्र मतदाता हैं वो अपडेट हो इस लिस्ट में, ये बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे असम की। असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। राज्य के 7 जिलों में हालात अब भी बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं और हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 257 गांवों के 45,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 4,000 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा कि धेमाजी समेत कई गांवों में अचानक आए ऊपरी इलाकों के बाढ़ के पानी से भारी तबाही हुई है। सरकार की टीमें मौके पर हैं और लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नुकसान का आकलन करने के साथ साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यापक योजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। उधर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं, जबकि बाढ़ और कटाव से सड़कें, पुल और दूसरी जरूरी सार्वजनिक सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में सोमवार को हुई भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे कई स्थानों पर सड़कें और पुल बह गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर हालात और नुकसान की जानकारी ली। अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 12 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार धेमाजी जिले के 4 राजस्व मंडलों के 69 गांवों में करीब 16,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर भारत तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
अधिकारियों के अनुसार बातचीत के दौरान अमित शाह ने प्रभावित क्षेत्रों, नुकसान और लोगों को राहत पहुंचाने की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने राहत कार्यों तथा अन्य आवश्यक सहायता के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। और असम में उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति पर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपडेट दिया है और एक्स पर पोस्ट किया है। असम के धेमाजी जिले में जोनाई के पास कई गांव जैसे मधुपुर, अरुण, चापोरी, जामोगिरी, सियारी, पुलवानी, माझगांव और मालन में बाढ़ का पानी अचानक बढ़ने से ये स्थिति पैदा हुई है। टीम मौके पर मौजूद है और लोगों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इससे लोगों की आजीविका को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार प्रभावित लोगों के लिए एक व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम पर भी काम कर रही है। असम सरकार इस आपदा का सामना कर रहे हर व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ी है। और पूर्वोत्तर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश के पीटापुल क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण मौसम और दुर्गम परिस्थितियों के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई। इस अभियान के तहत एनडीआरएफ की टीम और आवश्यक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाई गई। तो असम में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं लगातार वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हमारे संवाददाता सुबिना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं असम से। सुबिना, किस तरह से राहत और बचाव कार्य वहां पर चल रहा है और किस तरह से जो हर इलाका है, जो प्रभावित इलाका है, उस तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? जी रमा, पिछले जो कुछ दिनों में जो बारिश, भारी वर्षा हुई है उसकी वजह से जो है काफी नुकसान हुआ है पूर्वोत्तर के राज्यों में, चाहे आप अरुणाचल की बात कहें या असम की। तो सबसे पहले मैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको बताती हूँ कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, मतलब अरुणाचल प्रदेश में, जिसके वजह से जो है काफी लैंडस्लाइड्स हुए और इसी के वजह से जो है नीपको वैली, नीपको कॉलोनी बोल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वहां पे एक बहुत सारी रेसिडेंशियल एरियाज जो है वहां पे बह गए और उसके बाद जो है काफी सारे नेशनल हाईवेज जो असम और अरुणाचल को कनेक्ट करती है वो भी डिस्टर्ब हुए। इसके वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस काफी 2-3 दिन से लगातार जारी है। और अगर हम असम में आते हैं तो उसके बाद जो है यही जो दिबांग नदी है, ये काफी सारे और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सिमाई नदी हो गया, फिर जिया भौराली हो गया, ये सब नदियां मिलके जो है ब्रह्मपुत्र बनती है। तो धेमाजी जो है बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल का, तो इसी की वजह से जो है काफी सारे जो है ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। तो इसलिए जो है पानी का जो, और ऊपर से जो एक नदी है सीजी, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, तो वो जिसको गाय नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें जो है लैंडस्लाइड के वजह से अरुणाचल में पूरे तरीके से ब्लॉक हो चुका है वो नदी, सीजी नदी। तो जिसकी वजह से कि जो नीचे तटवर्तीय जो लोग हैं, जो धेमाजी के आसपास के गांव के लोग हैं, उनको काफी खतरा है, क्योंकि जैसे ही ये नेचुरल डैम जो बन गया है वो अगर किसी भी तरीके से टूटता है तो पानी का जो है पूरा ओवरफ्लो होके आसपास के गांव में चला जाएगा। तो इस वजह से जो है धेमाजी सबसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। और आपने कहा रेस्क्यू ऑपरेशंस का बात, तो डे फर्स्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट कहे या अगर आप स्टेट गवर्नमेंट कहे, तो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रशासन है, सब मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। जैसे कल ही जो है होम मिनिस्टर ने भी कॉल किया था असम के चीफ मिनिस्टर को कि हम लोग की तरफ से पूरा आश्वासन है, जितना भी रिलीफ मेजर्स और एड है हम लोग देंगे। उसके बाद से जो है असम की सरकार ने भी यहाँ पे जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपने स्टेशन किए हुए हैं धेमाजी, शिवसागर में, वो लोग जो है जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है वो भी पूरा अलर्ट में है, क्योंकि कभी भी जो है ये नेचुरल डैम जो बना है, ये नदी जो है खतरे की स्थिति बन सकती है धेमाजी एरिया में। तो इसी के वजह से अलर्ट, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई भी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में वहां के लोगों को इवैक्यूएशन किया जाए। तो उसमें इवैक्यूएशन प्रोसेस में जो है रमा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रोल आ जाता है। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार जो यहाँ पे रमा जो है काफी सारे रिवर आइलैंड्स है,
जिसमें जो है सिर्फ नाव से यातायात होती है, कि नाव से वो धेमाजी के इस पार आते हैं और अगर उस पार जाते हैं तो डिब्रूगढ़ है। तो यहाँ से भी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। तो कल ही जो है 1 पर्सन अब तक मिसिंग है। कुछ बात यह है कि कोई भी अब तक कैजुअलिटीज नहीं है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। कल ही जो है इंडियन एयरफोर्स ने जो है एनडीआरएफ टीम के थ्रू जो है काफी सारे जो अरुणाचल में एरियाज हैं जो लैंडस्लाइड की वजह से जिसका कनेक्टिविटी एकदम बिल्कुल ही टूट चुका है, उन सारे गांवों में भी जो है वहां पे खाने का सामान, ग्रोसरी का सामान, ये सब जो है इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। जैसे केनी और पानियोट डिस्ट्रिक्ट में जहां पे कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, वहां पे भी रेस्क्यू वर्कर्स एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलोंग विद इंडियन आर्मी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कहे, तो ये सब जो है जो भी मिसिंग लोग थे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो उनके रेस्क्यू के लिए, उनके बचाव कार्य के लिए यहाँ पे ये सारी जो प्रशासन है वो जुट चुकी है। उसके बाद जो है बीआरओ का रोल, अगर हम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो रोल है काफी महत्वपूर्ण है, खासकर ये जब जो बॉर्डर स्टेट्स की बात करें, क्योंकि जब भी ऐसे भूस्खलन होता है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, काफी दुर्गम क्षेत्र है, तो यहाँ पे जब भी कनेक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है तभी ये इन सब मुश्किलों के बावजूद जो है अपना जो है राहत कार्य जारी रखते हैं और जो है रास्ते बनाने का काम करते हैं। तो केनिया, पानियोर और पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट में जो तबाही मची है उसके लिए जो है ये लोग रोड, किमिन पोटिन रोड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये जो है सड़कें बना रहे हैं। और कल ही जो है एआईएफ ने भी एक हेलीकॉप्टर के थ्रू पीटापुल एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन किया। उसके साथ ही जो है इसका जो पानी का जो प्रभाव अभी जा रहा है, ये धीरे धीरे आपको काजीरंगा में भी दिखने को मिलेगा और आगे चल के लोअर असम में। तो अभी कुछ ही देर पहले जो असम के कैबिनेट मिनिस्टर है जयंत मल्ल बरुआ ने, उन्होंने एडवाइजरी जारी किया है कि काजीरंगा एरिया में जो है अभी जो है खासकर जो रोड, जो कार्स, व्हीकल्स अभी जाएं, पूरी तरीके से सावधानी बरत के जाए, क्योंकि वाटर, जैसे ही वाटर लेवल ऊपर आ जाता है तो वाइल्ड एनिमल्स जो है वहां पे उनके अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए वो जो है हाईवेज पे आ जाते हैं। तो इसलिए जो है काफी सख्ती रखा बिल्कुल, जो पुख्ता इंतजाम है सुबीना वो किए जा रहे हैं। चिंताजनक बात ज़रूर है, लेकिन उसके साथ ही उसी बीच आपने एक अच्छी खबर भी बताई है कि किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं है और जिस तरह से प्रोएक्टिव तरीके से राज्य और केंद्र जो है मिलकर तमाम एजेंसियां जो हैं इस पूरे जो जिसे कह सकते हैं कि स्थिति चिंताजनक बनी है उसके लिए प्लान कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं और तमाम राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। आप नज़र बनाए रखिए इन पे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने तक चले संघर्ष के बाद हुए अंतरिम समझौते के तहत युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और तनाव कम करने की दिशा में कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। दोनों देशों की टीमें इस सप्ताह कतर की राजधानी दोहा पहुंच रही हैं, लेकिन बातचीत को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। ईरान ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई आधिकारिक वार्ता निर्धारित नहीं है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में संभावित बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि ये बैठक अहम भी साबित हो सकती है और नहीं भी। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जेरेड कुशनर को वार्ता दल का नेतृत्व सौंपा है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसका तकनीकी प्रतिनिधिमंडल कतर पहुंच रहा है, लेकिन इसका अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से कोई संबंध नहीं है। इस बीच ईरान ने दोहराया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगों को हटाने सहित सुरक्षा से जुड़े सभी उपायों का नियंत्रण उसके पास ही रहेगा। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्किन ने कहा है कि कतर में फ्रीज की गई 12 अरब डॉलर की ईरानी परिसंपत्तियों में से 6 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे। दूसरी ओर अमेरिका में भी इस समझौते को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। शीर्ष डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने ट्रंप प्रशासन से इस समझौते के बदले अमेरिका को मिलने वाले ठोस लाभों पर सवाल उठाए हैं। सप्ताहांत में दोनों पक्षों के बीच हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद तेल की कीमतों में भी 1% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि आज कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक होगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन ट्रंप के इस दावे के कुछ ही देर बाद ईरान ने साफ कह दिया कि अमेरिका के साथ इस सप्ताह कोई भी राजनीतिक या तकनीकी वार्ता तय नहीं है। ईरान का कहना है कि उसका प्रतिनिधिमंडल पहले से तय द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा के लिए कतर जा रहा है और उसका अमेरिकी अधिकारियों से कोई संबंध नहीं है। हाल ही में समुद्री तनाव और सैन्य टकराव के बाद आए इन विरोधाभासी बयानों ने नई कूटनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है। और वार्ता पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। So there'll be a meeting. So there'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. ट्रंप के दावों को ईरान ने सिरे से नकार दिया और कहा कि ऐसी कोई भी वार्ता नहीं हो रही। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि मीडिया में इलाके के किसी देश और बैठकों के बारे में जो खबरें आई हैं उनके बारे में ये साफ कर दूं कि हमारी कोई वर्किंग ग्रुप मीटिंग तय नहीं है, इसलिए दोहा में हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। मीडिया रिपोर्टों में दोहा का जिक्र आया है और हमें भी मीडिया से ही पता चला है। कुछ अमेरिकी अधिकारी वहां जा रहे हैं। इसका दोहा में ईरान के किसी एक्सपर्ट डेलीगेशन की मौजूदगी से कोई लेना देना नहीं है। काजिम गरीबाबादी ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें मीडिया से पता लगा है कि कुछ अमेरिकी अधिकारी वहां जा रहे हैं, लेकिन इसका दोहा में ईरान के किसी एक्सपर्ट डेलीगेशन की मौजूदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरह से ये एक इनकार जो है वो कहा जा रहा है। मीडिया में इलाके में किसी देश और बैठकों के बारे में उन्होंने ये कहा कि जो खबरें आई हैं उसके बारे में ये साफ मैं कर दूं कि हमारी कोई वर्किंग ग्रुप मीटिंग तय नहीं है, इसलिए दोहा में हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने दोहा में जो बातचीत के दावे हैं उनसे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये मीडिया से ही पता लगा है कि कुछ अमेरिकी अधिकारी वहां जा रहे हैं, तो ईरान के किसी एक्सपर्ट डेलीगेशन की मौजूदगी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2 वर्ष पहले भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें स्वदेशी प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सैन्य अभियानों में शामिल करने की दिशा में पहल की गई। उनके कार्यकाल में भैरव बटालियन, अश्नि प्लाटून, रुद्र ब्रिगेड और शक्ति बाण रेजिमेंट जैसी नई सैन्य संरचनाओं की स्थापना भी की गई। भूकंप से तबाह वेनेजुएला में भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद लगातार राहत और उम्मीद का संदेश बनकर सामने आ रहा है। भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल अब पूरी तरह से संचालित हो चुका है और प्रभावित लोगों को 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। भारत की ये मानवीय पहल न केवल घायलों के इलाज में मदद कर रही है, बल्कि आपदा से जूझ रहे वेनेजुएला के स्वास्थ्य तंत्र को भी बड़ा सहारा दे रही है। विदेश मंत्रालय ने राहत कार्यों की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का मेडिकल दल लगातार सेवा में जुटा है। राजधानी काराकास में स्थापित इस फील्ड हॉस्पिटल में ट्रॉमा केयर, सामान्य एवं आपात सर्जरी, दंत चिकित्सा, एक्सरे, पैथोलॉजी, पैज और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल में भारतीय सेना के डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर प्रभावित लोगों का इलाज कर रहे हैं। भारत ने इस मिशन के तहत 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमानों से लगभग
36 टन चिकित्सा सामग्री, राहत उपकरण और अत्याधुनिक भीष्म क्यूब आधारित मॉड्यूलर मेडिकल सेंटर वेनेजुएला भेजे हैं। कुल 41 स्वास्थ्यकर्मी इस मिशन में तैनात हैं। वेनेजुएला सरकार ने इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि इससे आपदा के समय देश के अस्पतालों पर पड़ रहा दबाव काफी कम हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर लगातार राहत कार्यों की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल पूरी निष्ठा के साथ मानवीय सेवा अभियान जारी रखे हुए है। अस्पताल में इलाज करा रही स्थानीय नागरिक सोरेइदा रामिरेज ने भारत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में भारतीय चिकित्सा दल ने बेहद सहज और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराया है। उन्होंने भारत की सहायता को संकट की घड़ी में बड़ी राहत बताया। 24 जून को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद वेनेजुएला में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। अब तक 1719 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 22,619 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 5,034 लोग घायल हैं और 855 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 189 इनमें पूरी तरह से ढह गई हैं। अब तक 609 आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए जा चुके हैं। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अंतिम मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में भारत का राहत और बचाव कार्य वहां पर लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में फंसे 6 मछुआरों को सफलतापूर्वक बचा लिया है। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों के बीच ये खोज एवं बचाव अभियान रविवार शाम चलाया गया। भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार शाम करीब 4 बजे तटरक्षक पोत सचेत को सूरतकल तट से लगभग 33 नॉटिकल मील दूर मछली पकड़ने वाली नाव मंजू माथा से संकट संदेश मिला। खराब समुद्री परिस्थितियों के कारण नाव में अत्यधिक पानी भर गया था और उसका ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उसमें सवार सभी 6 मछुआरों की जान खतरे में पड़ गई थी। संकट संदेश मिलते ही तटरक्षक पोत को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया और वो लगभग 90 मिनट में वहां पहुंच गया। ऊंची लहरों, तेज हवाओं, कम दृश्यता और अंधेरे के बीच चले अभियान में रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को शाम 6 बजे तक सुरक्षित और बिना किसी चोट के बचा लिया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने बताया कि बचाव अभियान पूरा होने के बाद पोत सचेत बचाए गए मछुआरों को लेकर न्यू मंगलुरु बंदरगाह की ओर रवाना हो गया है। तटरक्षक बल ने कहा कि यह अभियान समुद्र में संकट में फंसे लोगों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और तत्परता को दर्शाता है। और आइए अब देखते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई खबरें। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में मोरक्को ने रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। मैच में नीदरलैंड्स ने पहले बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में मोरक्को ने शानदार वापसी करते हुए बराबर का गोल दागकर मुकाबले को अतिरिक्त समय तक पहुंचा दिया। अतिरिक्त समय में भी कोई टीम निर्णायक बढ़त नहीं बना सकी। इसके बाद हुए पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को के खिलाड़ियों ने बेहतरीन संयम दिखाते हुए मैच अपने नाम कर लिया, जबकि नीदरलैंड्स के 2 प्रयास विफल रहे। इस जीत के साथ मोरक्को ने नॉकआउट चरण में बड़ा उलटफेर करते हुए अंतिम 16 का टिकट हासिल कर लिया है। अब अगले दौर में उसका सामना कनाडा से होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में हुए पैराग्वे और जर्मनी के बीच मैच में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पैराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मुकाबले में पैराग्वे के लिए जूलियो एनसिसो ने पहले हाफ में गोल किया, जबकि जर्मनी की ओर से काई हेवर्ट्स ने दूसरे हाफ में बराबरी दिलाई। अतिरिक्त समय में जर्मनी का एक गोल VAR के जरिए रद्द कर दिया गया। शूटआउट में गोलकीपर ऑरलैंडो के शानदार प्रदर्शन ने पैराग्वे को अंतिम 16 में जगह दिलाई। तो पैराग्वे और जर्मनी के बीच बड़ा उलटफेर इस दौरान देखने को मिला। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में ही खेले गए मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। मैच में जापान के 29वें मिनट में
काइशो सानो के गोल से बढ़त बन गई और दूसरे हाफ में ब्राजील ने आक्रामक खेल दिखाया और 56वें मिनट में कासेमिरो ने बराबरी का गोल दाग दिया। इंजरी टाइम के 5वें मिनट में गैब्रियल मार्टिनेली ने विजयी गोल कर ब्राजील को जीत दिलाई। इस बार जीत के साथ 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील ने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। तो ब्राजील ने जापान को हरा दिया है और कई टीमों के बीच जो है एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, किस तरह से देख रहे हैं अगर ये जो राउंड 32 में जिस तरह का मुकाबला हुआ है और बड़ा उलटफेर कई टीमों के बीच में देखने को मिला है? बिल्कुल, और अब तक का जो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का जो उलटफेर कह सकते हैं वो यही कह सकते हैं कि पैराग्वे ने जिस तरह से जर्मनी को इस वर्ल्ड कप से बाहर किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जर्मनी जो है वो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और टीम ने 2014 में अपना वर्ल्ड कप खिताब जो है वो जीता था 4थी बार। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से टीम का जो सफ़र रहा है, टीम बड़े चैंपियनशिप में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चुनौती पेश नहीं कर पा रही थी। इससे पहले के जो 2 वर्ल्ड कप थे उसमें भी टीम जो थी वो ग्रुप स्टेजेस से बाहर हुई थी। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि टीम जो है अगर इस पूरे वर्ल्ड कप में देखें तो टीम ने अच्छा गेम जरूर दिखाया, लेकिन जो गोल को तब्दील करने की जो एक प्रयास होना चाहिए या जो कोशिश होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही थी टीम की। और शायद ये एक बड़ी कमी थी जो कि जिसका फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं पैराग्वे की टीम ने उठाया। पैराग्वे की टीम के लिए बड़ी बात यह है कि टीम जो है वो पहली बार नॉकआउट स्टेज में पहुंची और अब पहली बार जो है वो कम से कम राउंड ऑफ 16 में है, जहां पर टीम जो है वो अपने से अब बेहतर करने की और ज़्यादा उम्मीद होगी, क्योंकि अब पैराग्वे के सामने जो बड़ी चुनौती होगी वो ये जो अंतिम 16 होगा वहाँ पे या तो फिर फ्रांस की टीम होगी या फिर स्वीडन की टीम होगी। इनमें से जो भी टीम जो है वो आज देर रात जीतेगी वो पैराग्वे से सामना करेगी। तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा उलटफेर था। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से ब्राज़ील और जापान के बीच अगर मुकाबला अगर देखें तो वहाँ पे भी ब्राज़ील का जो खेल दिखाई देना चाहिए वो अभी तक निकल करके नहीं आया है। टीम ज़रूर जीत गई है, 2-1 से जीती है, लेकिन जिस तरह से जापान ने काउंटर अटैक और जिस तरह से तेज़ी दिखाई शुरू फर्स्ट हाफ जो था वो कहीं ना कहीं जापान के पक्ष में रहा और काइशो सानो ने जो है वो 29वें मिनट में गोल करके जापान को शुरुआती बढ़त दिलाई थी। तो वो एक कहीं ना कहीं जो दबाव था वो कहीं ना कहीं ब्राज़ील पे था, जिसको उनके कोच कार्लो एंचेलोटी ने बहुत अच्छे तरीके से रणनीति में बदलाव किया सेकंड हाफ में और उसका नतीजा देखने को मिला कि सेकंड हाफ में फिर जब 2 गोल हुए तो यहाँ से ब्राज़ील ने जो है वो जीत का सफ़र जो तय करके अपने को अंतिम 16 में टीम जो है पहुँचाने में कामयाब रही। रमा, बिल्कुल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से जो पहली बार टीम खेल रही है वो भी बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और जो अनुभवी टीम है उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकिंग भी दिखाई दे रही है। किस तरह से जो आगे की चुनौतियां हैं वो भी इस मैच में बड़ा रोमांच प्रस्तुत करती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह से आगे के मैचेस हैं उनको देख रहे हैं आप? बिल्कुल रमा, ये जो वर्ल्ड कप है इसको इसीलिए 48 क्योंकि पहले 32 टीमों के बीच ये वर्ल्ड कप जो है वो आयोजित होता था, लेकिन इस बार 48 टीमों को लाया गया और उसको लाने का यही मकसद था कि जो बहुत सारे नेशंस थे जहाँ पे अच्छी प्रतिभाएं थी, जहाँ पे वो अच्छा लगातार खेलते थे, लेकिन क्योंकि 32 टीमें थी तो वहाँ पर क्वालिफाई कर पाने में नाकाम हो पाते थे, तो 48 टीमों अपनी जगह नहीं बना पाते थे। लेकिन इस बार 48 टीमें जब आई तो कई टीमें ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को न केवल पहली बार सामने रखा बल्कि अच्छे अपने खेल से काफ़ी हद तक प्रभावित भी किया। अब अगर बात करें खासतौर से केप वर्डे की टीम की जो पहली बार इस वर्ल्ड कप खेल रही है और पहली बार नॉकआउट स्टेज में पहुंची हुई है, ये अलग बात है कि अब उनका जो नॉकआउट स्टेज में सामना है वो अर्जेंटीना की टीम से है जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन जिस तरह से खिलाड़ी जो है वो छोटे छोटे देशों से निकल करके आ रहे हैं और जिस तरह से अपने आप को स्ट्रेंथन, जिस तरह से मजबूती दे रहे हैं, जिस तरह से अपने देश के लिए लगातार अच्छा बेहतर करने के लिए जो प्रयास एक दिखाई दे रहा है, वो फुटबॉल के खेल के लिए बहुत अच्छी एक कहना चाहिए सोच जो है उसको भी डेवलप कर रहा है। फुटबॉल के खेल का विस्तार भी हो रहा है और दूर दराज तक ये जो खेल है, दूर दराज की जो छोटे छोटे देश है वहाँ तक भी अपनी जड़ों को जो है काफ़ी मजबूती दे रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मोरक्को की टीम जो है वो अब इस समय जो है वो फीफा रैंकिंग में 7वें स्थान पर है, लेकिन 2014 में मोरक्को की टीम जो थी वो 82वें स्थान में थी, यानी 82 पोजीशन पे थी। तो 2014 से लेकर के आज 2026 यानी कि 12 साल का ये जो अंतर है उसमें इस टीम ने इतनी लंबी छलांग लगाई कि तो अपने आप को लगातार इस टीम ने बेहतर किया। अफ्रीकन देश है, आज वो अंतिम इस बार के वर्ल्ड कप में अंतिम 16 में पहुंच गए, जिस तरह से उन्होंने नीदरलैंड्स को आज हराया। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है फुटबॉल के खेल को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है
बाहर के जो खिलाड़ी हैं वो मोरक्को के लिए खेल रहे हैं और टीम में जो एक स्ट्रेंथ है, एक कहना चाहिए कि एक मोटिव लेकर के चलते हैं। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो उनका जो पूरी टीम होती है एक अपने डिफेंस को भी बहुत मजबूती के साथ रखती है, अटैक भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हर टीम के बीच में एक दूसरे की जो रणनीति, जब टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं, कई चीज़ों पे बड़े सवाल आ रहे हैं, जैसे कि जर्मनी पेनाल्टी शूटआउट में पहली बार हारा है, तो क्या कुछ जो है वजह है इसकी, किस तरह की चुनौतियां हैं जो धुरंधर हैं उनके सामने भी? देखिए, जर्मनी की आपने खासतौर से जिक्र किया तो जाहिर तौर पर जर्मनी जो है वो पेनल्टी शूटआउट को, वर्ल्ड कप जो पेनल्टी शूटआउट था उसमें इससे पहले कभी भी जर्मनी को हार नहीं मिली थी, लेकिन ये पहला था जहां पे टीम को आकर के हार मिली। तो ये जो आपका जो कोचिंग है, जो आपकी जो मेंटल स्थिति होती है, आप देखें तो आप अपना पिछला मुकाबला जो था, जो कि इक्वाडोर से था, इक्वाडोर का डिफेंस जो है वो काफ़ी मजबूत माना जाता है। हालांकि जर्मनी की टीम जो है वो एकजुट होकर के डिफेंस और साथ ही साथ अटैक करने के लिए जानी जाती है। लेकिन इस मुकाबले में जब पेनल्टी शूटआउट पे जब आप पहुंच जाते हैं और जब आप कहना चाहिए कि जब आपको गोल का सामना करना पड़ता है, तो खास तौर से जो आपके बड़े खिलाड़ी होते हैं जैसे काय हैवर्ट्स होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर जो होता है वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं दिखा, जिसका नतीजा रहा कि पेनल्टी शूटआउट में टीम जो है वो सक्सेस अपने आप को इस बार नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि आपके ऊपर जो पीछे का जो दबाव होता है, जो आपसे उम्मीदें रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप पे हावी होती हैं। और इक्वाडोर के खिलाफ जब आपको हार मिली थी 2-1 से, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शॉकिंग था जर्मनी के लिए। तो उस टाइम पे ये आवाज़ जरूर, कई बड़े चेंजेस, कई बड़े उलटफेर जो हैं वो दिखाते मतलब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और उससे जो रोमांच है वो भी इसका और ज़्यादा गहरा हो गया है। अब नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।